Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी यूनिट 6 को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के बारे में। अब ये थ्योरी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम अपने पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू कि आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज हम 2000 प्लस फैमिली हो चुके हैं। तो इसके लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सेशंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहूं। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के बारे में। तो ये थ्योरी क्या कहती है दैट द डिफरेंस इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज इज ड्यू टू डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट। तो ये थ्योरी बेसिकली हमारी क्या कहती है कि किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज रेट है उसमें जो डिफरेंस है वो किसके वजह से आता है, जो उनके इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है उसकी वजह से। मान लीजिए कि किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट 15% और किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट 8%, तो जो इसका डिफरेंस बनता है उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है दो करेंसीज का उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सो द करेंसी विद higher interest rate will suffer depreciation while the currency with lower interest rate will appreciate। तो देखिए इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिस भी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो वहाँ की जो करेंसी है वो डिप्रिसिएट करेगी, और जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा, वो करेंसी क्या करेगी, अप्रिशिएट करेगी। जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी कंट्री ए है और ये हमारी क्या है, कंट्री बी है। ठीक है, अब कंट्री ए में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 15%। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर किसी पर्सन को कंट्री ए में पैसे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है और वो बोरो करता है तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा कितना लगेगा, 15% लगेगा। ठीक है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो कोई भी जो बोरोअर होगा वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो कम पैसों को बोरो करे क्योंकि उसको यहाँ पर रीपे बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा। ठीक, अब जब पैसे कम बोरो किए जाएंगे तो जो करेंसी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बोला गया है दैट द करेंसी विथ हायर इंटरेस्ट रेट विल सफर डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब दूसरा हम बात कर लेते हैं कंट्री बी की। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% है। इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है। तो इंटरेस्ट रेट कम है तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, फंड्स को बोरो करने की कोशिश करेंगे और करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, करेंसी वहां पर अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, so if the difference in the exchange rate is not difference in the interest rate, it will lead to opportunity for arbitrage। ठीक है, आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और यहाँ पर सिंपली यही कह रहा है कि अगर किसी भी इंटरेस्ट रेट के बीच में अगर डिफरेंस होगा तो वहां पर सीधे से क्या होगा, आर्बिट्रेज की कंडीशन आ जाएगी, है ना। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक बोरोअर है मिस्टर एक्स, ठीक है, इनको फंड्स की जरूरत है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, कंट्री बी से क्या करेंगे, बोरो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट रेट कम है और उन्हीं फंड्स को कभी अगर जरूरत पड़ी फ्यूचर में तो कंट्री ए में सेल करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इसका जो डिफरेंस बनेगा वो उनका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। But the interest rate parity theory does not assume transaction costs, exchange control and withholding taxes, which makes the theory unrealistic। तो जो interest rate parity theory है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सचेंज कंट्रोल या फिर टैक्सेस को कंसिडर नहीं करती है। इसी वजह से ये थ्योरी हमारी कैसी है, अनरियलिस्टिक है। रियल सिनेरियो में ये थ्योरी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करती क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना लगे, टैक्सेस ना इम्पोज हो, राइट। So as per the normal financial management theory, the rate of interest charged by the fund providers or lenders depend upon the cost of funds providers added by the risk faced by them by lending the
तो यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि जो भी हमारे फंड प्रोवाइडर्स होते हैं या फिर जो लेंडर्स होते हैं जो फंड्स को प्रोवाइड करते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरीके से चार्ज करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो देखते हैं कि जो फंड की वैल्यू है, फंड की कॉस्ट है, वो कितनी ज़्यादा आ रही है, साथ ही वो कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं उन फंड्स को इशू करने में। जब इन दोनों चीज़ को कंसिडर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे चार्ज किया जाता है। ठीक है, सो इन द सेम वे द IRP, that is interest rate parity theory, believe that the nominal cost of fund should be equal across different currencies in the globe। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है, इसका मानना ये है कि जो भी नॉमिनल कॉस्ट आती है फंड्स को इशू करने में, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ऑल ओवर द ग्लोब। चाहे हम किसी भी करेंसी में क्या करें, अगर फंड्स को बोरो करें तो जो नॉमिनल कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सो द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी और द रेट ऑफ रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट added with foreign exchange risk emerging out on account of political, liquidity and legal risk. It also needs to be affected by the transaction cost, taxes and capital control, etc. A person, normally an arbitrator, would like to grab an opportunity wherein there is a difference in the interest rate in the two countries. ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर आपको यही बताया कि जो आर्बिट्रेटर होता है, जो पर्सन नॉर्मल आर्बिट्रेटर की तरह अगर काम करता है, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है जहां पर इंटरेस्ट रेट में क्या हो, डिफरेंस हो, ताकि वो वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इफ इन X country the rate of interest is lower than the rate of interest of country Y, the arbitrator will try to borrow funds from X country and deposit the same in the Y country। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि X कंट्री में इंटरेस्ट रेट 8% है और आपकी Y कंट्री में इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है। तो जो हमारा आर्बिट्रेटर है वो क्या करेगा, कंट्री X से बोरो करेगा और उन फंड्स को क्या करेगा, कंट्री वाई में डिपॉजिट कर देगा और इसका जो डिफरेंस बनेगा दैट इज 2%, ये उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और ये कैसा प्रॉफिट होगा, रिस्क लेस प्रॉफिट होगा, यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं होगा। ठीक है, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन द फाइनेंशियल एसेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अफेक्ट इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स डिसीजन विद रिगार्ड टू द मार्केट दे वुड लाइक टू ट्रांजैक्ट इन। तो जो भी हमारा इन्वेस्टर है या फिर बोरोअर है, उसका जो डिसीजन है कि वो किस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है या किस मार्केट से बोरो करना चाहता है, किस पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है और किस कंट्री में उनको ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बोरोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोरोअर यहाँ पे क्या डिसीजन लेगा कि वो कंट्री एक्स से फंड्स को बोरो करने की कोशिश करेगा, ना कि कंट्री वाई से। ठीक, और अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इन्वेस्टर क्या कोशिश करेगा, कंट्री वाई में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल असेट्स पे कैसा है डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक, अब हमने जो पीछे भी एग्जाम्पल समझा, ये जितना ईजी लग रहा है इतना ईजी ये प्रोसेस होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे। जो भी अब यहाँ पर लिखूंगी बताऊंगी आपको, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, कॉपी में, जहाँ पर भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको PDF में नहीं मिल पाएगा और ये आपकी चीजें बुक में भी नहीं दी हुई है। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि हमको फंड्स को बोरो करना है और बोरोड अमाउंट कितना है हमारा, $100,000 है। ठीक है, इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 13%, और वहीं अगर US की बात करें तो वहां पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%। तो अगर इसका डिफरेंस निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, है ना। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट यहाँ पर एक्सचेंज रेट है हमारा $1 इक्वल्स टू ₹64। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टिंग गेन आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, कितना था हमारा अमाउंट बोरोड, $100,000 इंटू एक्सचेंज रेट कितना है हमारा 64, और जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है वो कितना है 5%। ठीक है, तो 5% है तो इसको लिखेंगे 5/100, तो ये आ जाएगा हमारा ₹3,20,000। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा गेन कितना हुआ, 3,20,000 का हुआ। ठीक, तो ये है हमारा इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला, दैट इज F0/S0 इक्वल्स टू 1 + IA/1 + IB।
ठीक है। F0 का मतलब है यहाँ पर आपका फॉरवर्ड रेट, S0 का मतलब है यहाँ पर आपका स्पॉट रेट, ठीक है। IA का मतलब है इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए, ठीक है। कंट्री ए यहाँ पर ये है आपकी इंडिया और कंट्री बी है आपकी USA, ठीक है। और यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री बी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, ठीक है। तो F0 इज इक्वल टू 64, ठीक है। 64 आई होप समझ में आ गया होगा, ये हमारा स्पॉट रेट है, ठीक है। 64 इंटू 1 प्लस 0.13 अपॉन 1 प्लस 0.08, तो ये आपका आ जाएगा ₹66.9629। सो नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्मूले में यूनिट्स को रखा है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, F0 अपॉन S0 इक्वल्स टू 1 प्लस IA अपॉन 1 प्लस IB, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा F0 इज इक्वल टू S0 1 प्लस IA अपॉन 1 प्लस IB, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। S0 क्या है हमारा, डेट इज स्पॉट रेट, स्पॉट रेट क्या था हमारा 64, ठीक, इनटू 1 प्लस IA, IA क्या था इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए, कंट्री ए क्या है हमारी इंडिया, डेट इज कितना है यहाँ पर 13% है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, उसको इसमें कर लिया डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 0.13 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या किया, कंट्री बी का भी निकाल लिया, डेट इज US का, और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 66.9629। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा पहले एक्सचेंज रेट था वो कितना था 64, लेकिन फ्यूचर में ही कितना हो गया 66.9629 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले $1 लेने के लिए हमें 64 रुपीज खर्च करने की जरूरत थी, लेकिन अब वही $1 को लेने के लिए हमें 66 रुपीज यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप जितना अभी तक आपको बताया है उतना क्लियर होगा। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या बात करी थी कि अमाउंट कितना बोरो हो रहा है, $100,000 हो रहा है, और जो हमारा बोरोअर है वो क्या करेगा, जहां पर इंटरेस्ट रेट कम है वहीं से वो बोरो करने की कोशिश करेगा, है ना। तो अमाउंट जो बोरोड हुआ है, अमाउंट जो हमारा बोरोड हुआ है वो कितना हुआ है $100,000, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है यहाँ पर 8% है, ठीक। तो इट विल कम टू अराउंड $8,000। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट पेबल बन जाएगा वो बन जाएगा $108,000। ये क्या हो गया हमारा अमाउंट पेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा एक्सचेंज रेट था ये सबसे पहले क्या था 64 था, और एक साल बाद कितना हो गया ये 66 हो गया, ठीक है। तो जो हमने अभी अमाउंट पेबल निकाला है वो क्या निकालेंगे, अब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का निकालेंगे और एक एट द एंड ऑफ द ईयर का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा $108,000 इंटू कितना था हमारा एक्सचेंज रेट ₹64, तो ये हमारा आ जाएगा ₹69,12,000, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट निकालें अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये हो जाएगा $108,000 इंटू कितना है हमारा एक साल बाद का 66, है ना। तो 66.9629, तो ये आ जाएगा ₹72,32,000, दैट इज 72,32,000, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो जो एक्सेस पेबल है वो निकल के आ जाएगा, है ना। तो एक्सेस पेबल इज इक्वल टू ₹72,32,000 माइनस ₹69,12,000, तो ये हमारा आ जाएगा ₹3,20,000। So as per interest rate parity theory, the resulting exchange loss has completely offset the gain made through interest rate
डिफरेंस। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, जो हमारा गेन हुआ था, जो इंटरेस्ट रेट हमारा गेन हुआ था, वो क्या हो गया है, अब सेट ऑफ हो गया है। किस वजह से? जो एक्सचेंज लॉस हुआ उस वजह से। देखिए इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल भी लिया था ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जो एक्सचेंज रेट था हमारा कितना था, 64 रुपीज था, और इसके बाद ये कितना हो जाता है, 66.9629 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले $1 को खरीदने के लिए हमें 64 रुपीज खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन अब वही $1 को परचेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 66.9629 रुपीज को खर्च करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब एक्सचेंज लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन इस एक्सचेंज लॉस की वजह से क्या हुआ, जो हमने इंटरेस्ट रेट को गेन किया था उसने क्या करा, उसको ऑफसेट कर दिया है ना। अगर यहाँ पर हम देखिए तो रिजल्टिंग गेन हमारा कितना आया था, 3,20,000 आया था। किस रेट से? 64 वाले एक्सचेंज रेट से। ठीक है ना। लेकिन वही जब हमने फॉरवर्ड रेट निकाला और बाद में इसको कैलकुलेट किया और इसका जब डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट किया, तो ये डिफरेंस भी हमारा कितना निकल के आ गया, 3,20,000 आ गया। तो मतलब कि हमने अगर फ्यूचर को कंसिडर करके भी निकाला या फिर स्पॉट रेट को भी कंसिडर करके निकाला, तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट का जो गेन हो रहा था वो क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी हमको यही बताती है। ठीक, now if this difference, forward rate minus spot rate, is positive, it is known as forward premium. A negative difference is termed as forward discount. तो यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट के बीच में अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फॉरवर्ड प्रीमियम कहलाएगा। वहीं अगर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, नाउ if domestic interest rate are less than foreign interest rate, the foreign currency must trade at forward discount to offset any benefit of higher interest rate in foreign country to protect arbitrage. देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम है फॉरेन इंटरेस्ट रेट से, तो जो फॉरेन करेंसी है उसको फॉरवर्ड डिस्काउंट पे हमें ट्रेड करना चाहिए ताकि जो बेनिफिट है वो क्या हो जाए, ऑफसेट हो जाए। मतलब यहाँ पर सिंपली कहने का ये है कि मान लेते हैं कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट 8% है और फॉरेन कंट्री में 13% है। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी को क्या किया जाएगा, यहाँ पर फॉरवर्ड डिस्काउंट पर ट्रेड किया जाएगा ताकि इसको क्या किया जा सके, ऑफसेट किया जा सके। जब डिस्काउंट पे ऑफसेट किया जाएगा, जब डिस्काउंट पे ट्रेड किया जाएगा, तो ये क्या होगी, हमारी जो इंटरेस्ट रेट है उसके कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट आ जाएगी। जब इक्विवेलेंट आ जाएगी तो आर्बिट्रेज का प्रोसेस यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, है ना, क्योंकि आर्बिट्रेज की कंडीशन की क्या होना चाहिए कि कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम होना चाहिए। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंट्री और फॉरेन कंट्री दोनों ही जगह इंटरेस्ट रेट अगर इक्वल रहेगा तो आर्बिट्रेज की कंडीशन वहां पर आएगी ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली इफ डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आर मोर देन फॉरेन इंटरेस्ट रेट, the foreign currency must trade at forward premium to offset any benefit of higher interest rate in domestic country to prevent arbitrage. तो यहाँ पर हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अब डोमेस्टिक कंट्री दैट इज इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो हो जाता है 13% और फॉरेन कंट्री का यहाँ पर है 8%। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी फॉरेन करेंसी है इसको फॉरवर्ड प्रीमियम पे क्या किया जाएगा, ट्रेड किया जाएगा और इसको ऑफसेट करने की कोशिश की जाएगी ताकि आर्बिट्रेज की कंडीशन ना आ पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम फर्स्ट सिनेरियो को यहाँ पर कंसीडर करें तो इससे क्या पता चल रहा है कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट 8% है और फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट कितना है, 13% है। ठीक है, अब अगर फॉरेन इन्वेस्टर है कोई या फिर फॉरेन बोरोवर है, वो क्या करेगा, अगर उसको बोरो करने होंगे फंड्स तो वो इंडिया आएगा, है ना, और इंडिया से फंड्स वो बोरो करने की कोशिश करेगा। अब जो फॉरेन कंट्री की करेंसी की डिमांड है वो क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे डेप्रिशिएट करने लग जाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाएगा, फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है उसको फॉरवर्ड डिस्काउंट पे ट्रेड करा जाएगा और इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है उसके थोड़ा इक्विवेलेंट लाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो हमारा इन्वेस्टर है या फिर जो बोरोवर है वो बाहर ना जाए और अपनी ही कंट्री में इन्वेस्ट या बोरो करे। इससे क्या होगा, आर्बिट्रेज भी बच जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेज होने से बच जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर हम दूसरे सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर इंडिया का इंटरेस्ट रेट कितना है, 13% और फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 8%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई बोरोवर वो फंड्स को बोरो करना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपनी कंट्री से ही बोरो करेगा क्योंकि उसके यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है। लेकिन
वो इंडिया में आके उन फंड्स को डिपॉजिट करना चाहेगा, क्योंकि इंडिया क्या दे रहा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा है ना। अब क्या होगा, इंडिया में डिपॉजिटर बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टर्स बढ़ जाएंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री को थोड़ा लॉस तो होगा। तो इसीलिए क्या करेगी फॉरेन कंट्री, इंडिया के इंटरेस्ट रेट से मैच करने के लिए क्या करेगी, अपनी जो करेंसी है उसको फॉरवर्ड प्रीमियम पे ट्रेड करेगी और इंडिया के इंटरेस्ट रेट के बराबर लाने की कोशिश करेगी, ठीक है, ताकि आर्बिट्रेशन को रोका जा सके। ठीक, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे फिशर इफेक्ट एंड इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही है और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।